क्वेश्चन नंबर 26 पर। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26। स्टूडेंट्स आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन टीचर्स, यानी विद्यार्थी जो है अधिगम के प्रति आतुर और अभिप्रेरित होते हैं, बच्चे सीखने के लिए जिज्ञासु होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं यदि टीचर कैसा हो, हमारे जैसा हो, है ना, हमारा नेता कैसा हो, ये पोल वाली दीदी जैसा हो, है ना। चलो खैर, ये तो मजाक की बात हुई, इधर आ जाते हैं। स्टूडेंट्स आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन टीचर्स, यानी विद्यार्थी अधिगम के प्रति आतुर और अभिप्रेरित होते हैं, बताइए कब? When teachers put them under stress and pressure to perform well in test, यदि हम स्ट्रेस और प्रेशर में डालेंगे तो और नंबर अच्छे लेकर के आने तो उसका लर्निंग पे फोकस नहीं होगा, ये अच्छी बात नहीं है बच्चे के लिए। बी ऑप्शन है ऑफर रिवॉर्ड्स फॉर सक्सेस और पनिशमेंट फॉर फेलियर, यही तो करता है हमारा सिस्टम, है ना, कि हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे फोकस कर रहे हैं तो लालच वाली बात होगी। रीजन बाहर नहीं होना चाहिए किसी काम को करने का, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन पे बात करनी है हमें एज अ टीचर। हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द लर्निंग प्रोसेस, यानी जब टीचर्स का कंट्रोल हो, भैया बच्चों को भी तो फ्री छोड़ोगे, या टीचर्स का कंट्रोल तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हो गई। डी ऑप्शन है एंगेज द लर्नर्स एंड मेक देम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी जब टीचर्स अधिगम कर्ताओं को संलगित करें और उन्हें अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अहम हिस्सा बना पाए, यानी कि बच्चे भी एंगेज महसूस हो, बच्चे क्या हो, एक्टिव हो। इन शॉर्ट एक आंसर, ये पता नहीं कितने क्वेश्चन आपके पेडागोजी में सही कराएगा, बस एक लाइन याद रख लीजिएगा मेरी कि जहां बच्चा एक्टिव है, जो ऑप्शन बच्चे की भलाई में है, जहां बच्चे को मौका मिल रहा है स्वतंत्र रूप से एक्टिविटी करके सीखने का, वो ऑप्शन सही है। इन चारों में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां बच्चे को फ्रीडम मिली है, जहां बच्चा एक्टिव है, जो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो बच्चे जहां एंगेज होते हैं, खुद से इन्वॉल्व होते हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर और स्टूडेंट मिलकर के सीखते हैं, तो वो लर्निंग बेस्ट है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, 3 सवाल और हैं हमारे पास। व्हाइल फैसिलिटेटिंग द लर्निंग ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट आर टीचर शुड, यानी जब आप एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, नया संप्रत्यय पढ़ा रहे हैं, तो कैसे क्या करना चाहिए एक टीचर को जब नया कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय? पहला ऑप्शन है इग्नोर प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा कर देना चाहिए। देखिए प्रीवियस नॉलेज को कभी भी अनदेखा या इग्नोर नहीं किया जाता, यूज किया जाता है। जो बच्चा घर से लेके आए, जो उसका पूर्व ज्ञान है, आर्थिक स्थिति है, सब अच्छा है। बी ऑप्शन है रिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन विद प्रायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, ये बात सही है कि आप पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं, जानते हैं, और उसी भाई नींव के आधार पे ही तो बिल्डिंग बनाई जाती है। या नींव हटा दो, यानी प्रीवियस नॉलेज को हटा दो और सीधा बिल्डिंग खड़ी कर दो, कल ही गिर जाएगी। ठीक, तो सी ऑप्शन है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किए, नहीं अनदेखा नहीं, ध्यान में रखना है किस संस्कृति और किस समाज से आ रहे हैं, उस तरह के एग्जाम्पल आप देंगे। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन डिसकनेक्टेड चंक्स, याद रखिएगा इन्फॉर्मेशन को हमेशा कनेक्टेड चंक्स में जोड़ना है, जो सूचनाएं हैं एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ानी है, ना कि अलग थलग। ठीक, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, जैसे अभी हमने क्या किया था आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा भी देती हूं, ये कनेक्टेड चंक्स हैं। जब हमने प्याजे की किसके बारे में बात की, एलिमेंट्स के बात की, यानी ये 4 फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं प्याजे की थियोरी में। ठीक, इन 4 तत्वों की जब हमने बात की तो मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया कि स्टेजेस अलग होती हैं, एसपीसीएफ, ये 4 स्टेजेस हैं और ये 4 तत्व हैं। इन चारों तत्वों की बात कर ली, मैचुरेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, सोशल एक्सपीरियंस क्या है और इक्विलिब्रेशन क्या है। इसी से कनेक्ट करके इक्विलिब्रेशन के अंदर क्या होता है ये बता दिया। तो ये क्या है, ये कनेक्टेड इंफॉर्मेशन हो गई, ये कनेक्टेड चंक्स हो गए। इसी को डिस्कनेक्ट करके इक्विलिब्रेशन अलग से पढ़ा दिया जाए और बाकी पता ही नहीं लगे कौन से 4 फैक्टर्स हैं, तो वो डिस्कनेक्टेड चंक है, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्लैरिटी की कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलस्ट्रेट अ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग क्या होती है, जहां कंस्ट्रक्शन हो नॉलेज की, जहां बच्चा एक्टिव हो, मीनिंगफुल लर्निंग हो, अर्थपूर्ण अधिगम हो, बच्चा सक्रिय हो, एक्टिव होकर के सीख रहा हो, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा हो। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ही है कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है ना, आप स्वेटर पहने हो क्या, मुस्कान कह रही हैं। हाँ मुस्कान, आजकल मैं स्वेटर ही पहन रही हूँ क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ था अच्छा खासा, और फिर दूसरा ये स्टूडियो में एसी चलता है, तो उस केस में अभी ना तो मौसम ऐसा है, अभी जैसे जैसे सर्दियां आएंगी तो मैं नॉर्मल शर्ट और वो सब पहनना शुरू कर दूंगी क्योंकि इस रूम में बहुत दिनों तक गर्मी रहती है। बट अभी ना तो बिना एसी के काम चलता है क्योंकि इतनी सारी लाइट्स वगैरह हैं और पूरा पैक्ड है ये, और जब बिना एसी के काम नहीं चलता तो नॉर्मल कपड़ों में फिर सर्दी लगती है या फिर कोल्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरी सर्दियां अभी से आ चुकी हैं। ठीक, ये कई लोगों ने पूछ लिया मेरे से। देखो एक बार आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। और वैसे भी मैं गर्मी के कपड़े पहन पहन के बोर हो गई थी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं है, बताइए। संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य जहां पे बच्चा एक्टिव होगा, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, बहु अर्थ निर्णय, यानी
4 बच्चे हैं, चारों की इंटरप्रिटेशन किसी पोएम की, किसी चैप्टर की अलग हो सकती है, सब अपने शब्दों में कह सकते हैं किसी चीज को, सही बात है। कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी बच्चे साथ में मिलकर कोलैब करके एक दूसरे की सहायता से सीख रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट है, बच्चा एक्टिव होगा। लर्निंग एट इंडिविजुअल पेस, ये पेस होगा यानी अपने पेस पर, अपनी गति पर सीख रहा है हर एक इंडिविजुअल, जरूरी नहीं सबको एक बार में समझ में आ जाए, तो ये भी बात ठीक है, बच्चा एक्टिव है। रोट मेमोराइजेशन, ये रटना जहां मिल जाए तो रटंत विद्या चलंत नाही, और वर्बेटिम रिकॉल यानी रट्टे लगा लो और रिकॉल कर दो, जैसा रटा था वैसा ही पेपर में उगल दो, ये बिल्कुल भी कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं है। ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक मेथड है, ये टीचर सेंटर्ड है, डी ऑप्शन। यही गलत है तो यही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ गोल सेटिंग विल इंट्रिंसिकली मोटिवेट, यानी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कौन सा एक उद्देश्य सेट करना बच्चों को करेगा, बता दीजिए सरकार, फटाफट से बताइए। कल से चलना फिरना कम करूंगी मैं, आप लोग डिस्टर्ब होते हो मेरे चलने से। वरुण कुमार, सीडीपी क्लासेस नोटबुक हिंदी वेरिएंट में नहीं है यार, क्लास नोट्स जल्दी आएंगे हिंदी मीडियम में, काम चल रहा है, प्रॉपर बुक आएगी और हिंदी मीडियम के नोट्स फ्री दे दूंगी मैं, डोंट वरी, अभी परसों ही मिल जाएंगे सारे नोट्स आपको। हिंदी मीडियम का कोई भी पढ़ सकता है, उनको ईजी है, बट मेजरली हिंदी में, ठीक है ना। चलो खैर, ओके, पोल वाली मैम का दर्शन करा दो कभी, दक्ष बुला रहे हैं, आओ निशा डांस करके दिखाओ। ऑफलाइन वाले पेपर करें कि ऑनलाइन वाले? सिर्फ ऑनलाइन वाले, अब समय जा चुका है ऑफलाइन करने का, है ना, अब कोई फायदा नहीं, आप सिर्फ ऑनलाइन करो इस टाइम पे, अब ऑफलाइन छोड़ दो, जमाने गए, क्योंकि ऑनलाइन के इतने सारे सेट हैं, उसी में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, तो अब ऑफलाइन वाले पेपर छोड़ दो, सिर्फ ऑनलाइन कर लो, ठीक। वो भी मैं जो करा रही हूँ वही इंपॉर्टेंट चीजें कर लो, जैसे कल जहां तक हम लोग हिंदी के कुछ 30-50 क्वेश्चन कर लेंगे तो उसी में से फंस जाएंगी चीजें, बहुत रिपीट होती हैं सीटेट में चीजें, ठीक। निम्नलिखित में से किस तरह का लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करेगा? एक होती है इंटरनल मोटिवेशन जिसका जो रीजन है वो अंदर है, और एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन जिसका रीजन बाहर है, जैसे रिवॉर्ड, सैलरी। कोई अगर इसलिए तैयारी कर रहा है कि सिर्फ सैलरी आएगी तो वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड है, कोई अगर इसलिए तैयारी कर रहा है क्योंकि उसको टीचर बनने में इंटरेस्ट है तो वो इंटरनली मोटिवेटेड है। हालांकि कई लोग होंगे जो इन दोनों के बीच में भी होंगे, ठीक, जिनको खुद में इंटरेस्ट भी है टीचिंग में और भैया एक स्टेबिलिटी भी चाहिए जीवन में। खैर आते हैं, तो सेल्फ डायरेक्टेड यानी स्वनिर्देशित होगी लर्निंग, जब बच्चा खुद ही अपने आप को दिशा दे, उसको किसी को कहना नहीं पड़ रहा बेटा 4 बजे उठ जाओ, वो उसको मजा आ रहा है खुद से सीखने में, है ना, वो उसको जुनून है एक, अपने अंदर से आ रही है मोटिवेशन, तो सेल्फ डायरेक्टेड तो भैया इंट्रिंसिक होगी। टीचर डायरेक्टेड तो ये तो एक्सटर्नल हो गया, रीजन बाहर है, सेल्फ में रीजन बाहर नहीं है, जहां पे भी रीजन बाहर है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। पेरेंट डायरेक्टेड अगेन एक्सटर्नल मोटिवेशन है। पीयर डायरेक्टेड कोई साथी समूह, कोई दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। बट एक्सटर्नल मोटिवेशन का भी यूज कर लेते हैं लोग बेसिकली, चलो ठीक है आपको गर्लफ्रेंड से शादी करनी है इसीलिए कोई तैयारी कर रहा है, पीयर डायरेक्टेड कह दिया हमने, एक्सटर्नल है, बट मोटिवेटेड है किसी की नौकरी लग जाए क्या बुरा है, बाद में कोई छोड़े बचे हमें क्या, है ना, काम चला लो। वैसे तो मैं तो वकालत जो करूंगी मैं उसकी करूंगी किसकी, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड की, क्योंकि मैंने जीवन में इसी से चीजें की हैं और इसी पे मेरा फोकस रहता है, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आपको खुश रहना है तो इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, बाहर वाली चीजें ज्यादा लंबी नहीं चलती। इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एरर्स एनालिसिस यानी अध्यापन अधिगम सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण यानी गलतियों का विश्लेषण करना जरूरी है या नहीं है, इररेलेवेंट है। क्यों भाई, अगर हम गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर एक जीवन तो कम पड़ जाएगा, इवन अपनी भी गलती छोड़ो दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं आप, ठीक। रेलिवेंट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, सिर्फ बच्चों के लिए रेलिवेंट है, क्यों, टीचर के लिए भी है, गलतियों से आपको भी पता लगेगा आपके मेथड में कहां कमी है, सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं, दोनों के लिए। तो रेलिवेंट फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स, तो विद्यार्थियों और अध्यापक दोनों के लिए प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है गलतियों का एनालिसिस करना। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आज मान लीजिए जितने भी लोगों से जो भी गलतियां हुई होंगी, अगर आप एनालाइज करते हैं कि आपको किस टॉपिक को समझने में दिक्कत हुई थी या क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ पाए थे, तो ये एनालिसिस से क्या होगा, हेल्प मिलेगी। मान लीजिए जैसे पोल में देखती हूं तो अगर मुझे लगता है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया, मतलब मुझे ये लगा कि बहुत ज्यादा समस्या है, फिर तो अगर प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ही हम नहीं समझ पा रहे हैं तो उससे फीडबैक मिलता है टीचर को भी और लर्नर को भी कि गड़बड़ है कहां और कैसे उसको इंप्रूव की जाए। तो इसलिए गलतियों को एनालाइज करना, उनका विश्लेषण करना आवश्यक है।